स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आनंद टेक्निकल स्टडी में। तो आज हम फिर से खंड गा लेकर आए हैं। विज्ञान का मॉडल पेपर 2022 का खंड गा है 50% इसी में से आएंगे। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, आज है जीव विज्ञान का। तो कल जो मैंने वीडियो बनाई थी वो डाली थी कल, तो वो थी फिजिक्स की, और उससे पहले तीसरे दिन मैंने वीडियो डाली थी वो थी केमिस्ट्री की। तो कृपया तीनों वीडियो को देख लें। और तीनों वीडियो क्या है, बोर्ड परीक्षा में 50% आने वाले प्रश्नों की वीडियो है, और ये पार्ट बाय पार्ट मॉडल पेपर है। तो कृपया तीनों पार्ट को एक वीडियो में कर देते तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती ही, तो इसलिए 3 पार्टों में भाग दिया। 3 भाग ही थे, वो 3 भागों में ही मैंने बांट दिया है। उत्तर सहित बताया गया है, और आपको तीनों वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना है और याद करना है, रटना है। समझ में नहीं आए तो कॉपी पे लिख लें और याद कर लें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो वीडियो को स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन जीव विज्ञान का क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न का अनोक्सी श्वसन में बनता है। अनोक्सी कहाँ बनता है, श्वसन में कहाँ बनता है? तो अनोक्सी श्वसन में कहाँ बनता है? एथिल एल्कोहल में, बी एलिथिन में एथिलीन में, सी ग्लूकोज में, और सी ग्लिसरॉल में। मतलब कि कहाँ बनता है, तो उसका उत्तर नंबर ए सही है। एथिल एल्कोहल में जो अनोक्सी श्वसन बनता है, तो एथिल एल्कोहल में अनोक्सी श्वसन बनता है। अब खा, पराग नलियों की अंडाणु की तरफ वृद्धि किसके धारण कारण होती है? इसका उत्तर क्या है? तो एक ए जलानुवर्तन के, बी रसोनुवर्तन रसायनानुवर्तन के, सी गुरुत्वानुवर्तन के, और डी प्रकाशानुवर्तन की। मतलब कि उत्तर कौन सा सही है इन चारों में से? तो इसका उत्तर नंबर बी सही है, रसोनुवर्तन रसायनानुवर्तन के। मतलब कि इसका बी सही है। तो अब गा देखते हैं। गा, नीचे दी गई आहार श्रृंखला में मान लीजिए कि चौथे पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा 5 kg है, तो बताइए कि उत्पादक स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी? तो घास, टिड्डा, मेढक, सांप, बाज, तो इनको कितनी मात्रा में उत्पादक होगी? इन सभी रन को अगर मिला देंगे तो मात्रा कितने में होगी 5 kg की? कितनी होगी? तो वो होगी 5000 kg। मतलब कि उत्तर नंबर डी सही है। इसका ए सही नहीं है, और बी सही नहीं है, और सी सही नहीं है। उत्तर नंबर डी सही है। और इन पांचों को भी अगर फसल पर रख दिया जाए तो भी 5000 kg भी पूर्ति करेगी वो फसल। तो 5 kg हो तो उत्पादक कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी? तो 5000 kg होगी। अब घा कह रहा है, महासागरों से हम कौन सा ऊर्जा का स्रोत प्राप्त करते हैं? ए ज्वारीय ऊर्जा, बी तरंग ऊर्जा, सी महासागर तापीय ऊर्जा, और डी ये सभी। तो महासागरों से हम कौन सा ऊर्जा स्रोत प्राप्त करते हैं? तो महासागर से उत्तर नंबर है डी। मतलब कि सभी हम महासागर से ही प्राप्त करते हैं ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा वो महासागर से प्राप्त करते हैं, तरंग ऊर्जा वो भी महासागर से प्राप्त करते हैं, महासागर तापीय ऊर्जा वो भी महासागर से याद करते हैं, तो प्राप्त करते हैं। तो इसका उत्तर नंबर डी सही है, ये सभी। तो अब है प्रश्न नंबर 10 का 2 नंबर का, यानी कि अति लघु प्रश्न। किसी जीव द्वारा कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, इसका उत्तर लिखना है। तो उसका उत्तर है क्या है? किसी जीव द्वारा, इसका उत्तर है का है। नंबर 1 भोजन, ऊर्जा एवं पदार्थों के स्रोत के रूप में। नंबर 2 ऑक्सीजन, भोज्य पदार्थों का विखंडन करके ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। नंबर 3 जल, भोजन के सही पाचन के लिए तथा शरीर के अंदर अन्य जैविक प्रक्रियाओं के लिए। नंबर 4 कार्बन डाइऑक्साइड CO2। बस आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, 2 नंबर आपका पक्का। तो भोजन, ऑक्सीजन, जल और फिर कार्बन डाइऑक्साइड CO2। बस आपका उत्तर समाप्त हो गया। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो इसका दूसरा प्रश्न है, खा प्रतिवर्ती क्रिया तथा टलहन के बीच क्या अंतर है? तो ये बताना है, प्रतिवर्ती क्रिया तथा टलहने के बीच क्या अंतर है? इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर है ए है, प्रतिवर्ती तथा टलहने के बीच अंतर निम्न प्रकार है। तो इसका अंतर देख लेते हैं। तो इसका अंतर क्या दिया हुआ है, देखते हैं अंतर में क्या लिखा है। तो इसका अंतर ए रहा, प्रतिवर्ती क्रिया, और यहाँ लिख देना है टलहन। बासों को इस प्रकार लिखना है, टहलना और प्रतिवर्ती क्रिया। नंबर 1 प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जी द्वारा नियंत्रित होती है, और टलहना में नंबर 1
टलहना मस्तिष्क के भाग अनुमस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है। नंबर 2 प्रतिवर्ती क्रिया, यह अनैच्छिक इनवॉलंटरी क्रियाएं हैं। और नंबर 2 टहलना, यह ऐच्छिक मतलब कि वॉलंटरी क्रियाएं हैं। ये इनवॉलंटरी है और ये वॉलंटरी है। और नंबर 3 प्रतिवर्ती क्रिया, यह क्रिया अत्यंत तेज अर्थात 1 सेकंड के सूक्ष्म अंश में ही पूर्ण हो जाती है। और नंबर 3 टहलना की, इस क्रिया में अधिक समय लगता है क्योंकि पहले मस्तिष्क विचार करता है तथा सूचना को तंत्रिका के माध्यम से पेशियां तक पहुंचाता है। तो ये इसका उत्तर है। बस आपको 3 ही लिखना है, आपके 2 नंबर पक्का हो जाएगी। तो अब वो इसकी और प्रश्न देखते हैं क्या करा है। तो प्रतिवर्ती में हो गया अंतर। अब है कौन सा, अब है गा। क्या कह रहा है, कह रहा है पौधों में लैंगिक जनन के अंगों का विवरण देते हुए इसकी प्रक्रिया समझाइए। 2 नंबर का है, 1+1 मतलब कि लैंगिक जनन और इसकी प्रक्रिया को समझाना है। 2 नंबर का प्रश्न है, बस थोड़ा सा प्रश्न है, आपको मैं अभी बताता हूँ। तो इसका उत्तर है क्या, इसका उत्तर है ये रहा उत्तर, पौधों में लैंगिक जनन। 2 नंबर का प्रश्न है, पौधों में लैंगिक जनन। आपको केवल समझना है और बस थोड़ा बहुत लिखने आना। 2 नंबर का प्रश्न है, बहुत बड़ा नहीं लिखना, लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो इसका उत्तर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, मतलब पौधों में लैंगिक जनन। पुष्प पौधे का जनन अंग होता है। चित्र में फूल में जनन अंगों को दिखाया जाता है। इसमें पुंकेसर, स्टेमेंस नर तथा जायांस मादा। जनन अंग पुंकेसर के अग्रभाग पर परागकोश होते हैं। परागकोश में परागकण होते हैं। परागकण छोटी छोटी रचनाएं होती हैं जो नर युग्मक का कार्य करती हैं। जायांस का आधार चौड़ा होता है और ऊपर जाते जाते पतला हो जाता है। निचले चौड़े आधार को अंडाशय कहते हैं। इसमें अंडाणु होते हैं। अंडाणु में बीजांड होते हैं। जायांग के ऊपरी भाग को वर्तिका कहते हैं। वर्तिका का अग्रभाग चिपचिपा होता है, इसे वर्तिकाग्र कहते हैं। परागकण हवा, पानी या कीटों द्वारा जायांग के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं, तब ऐसी प्रक्रिया को परागकण कहते हैं। परागकण के बाद परागकण से एक परागनली निकलती है। परागनली में 2 नर युग्मक होते हैं। इसमें से एक नर युग्मक परागनली में उससे होता हुआ बीजांड तक पहुंच जाता है। यह बीजांड के साथ संलयित हो जाता है जिससे एक युग्मनज बनता है। ऐसे संलयन को निषेचन कहते हैं। युग्मनज समसूत्री विधि द्वारा कई बार विभाजित होता है जिससे अंततः एक नया पौधा बन जाता है। ये जिससे अंततः नया पौधा बन जाता है। तो ये हो गया इसका उत्तर। और ये है इसका चित्र। इसका चित्र देख लीजिए आप, क्या कैसा कैसा चित्र है, इसका चित्र देख लीजिए। तो ये है दलपुंज, यहाँ पे ये दिया है दलपुंज, और ये जो दिया है ये है परागकोश। और जिसे परागकोश, यहाँ से जो ये टहनी गई है परागकोश, ये है पतंतु, ये है पतंतु। और ये जो है यहाँ पुष्पासन, यहाँ है पुष्पासन, यहाँ से फिर यहाँ निकलता है पुष्पासन। यहाँ बीज, जैसे बीज कहते हैं, यहाँ है पुष्पासन। फिर ये जो यहाँ पर है ये है वर्तिकाग्र, और जो यहाँ पर ये दिख रहा है आपको यह बाह्यदल। और फिर यहाँ जो ये है वर्तिका, जो ये बीच वाली लाइन दिख रही है ये वर्तिका। और फिर यहाँ पर जो है अंडाशय है, और ये पूर्व उसकी टहनी है जिसको पुष्प वृंद कहते हैं। तो ये उसका अंग दिया है, ये वाला ऐसा यहाँ पे, वो इसको देख लेते हैं। तो ये जो मैंने इसमें बताया था अभी हाल, वो यहीं पर दिया है। इसे योजी कहते हैं। जो यहाँ पर छोटे छोटे छिद्र हैं इसको योजी कहते हैं। और इन दोनों को मिलाकर जायांज कहते हैं। इन दोनों को, इसको और इसको, अंडाशय को, इन तीनों को मिलाकर जायांज हो जाता है।
इन दोनों को क्या कहते हैं? ये दोनों जो क्या लिख रही है, ये लाइन दिख रही है, ये लाइन दिख रही है, इसको कहते हैं परागकोश। और ये दोनों है, ये है तंतु, पुतंतु, पुतंतु है। और इसके ऊपर जो बीज दिखा रहा है, बीज सा दिख रहा है, ये है परागकोश या इसको परागकण कहते हैं। तो ये है किसका? सरसों का पुष्प अथवा उसके विभिन्न भाग तथा उसके विभिन्न भाग। ये सरसों का पुष्प है, उसके भाग हैं। तो ये चित्र में आपको बता दिया है। बस आपको इतना ही लिखना है, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो अब इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। तो ये वाला प्रश्न हो गया, पौधे में लैंगिक जनन की प्रक्रिया समझा दी है। अब प्रश्न नंबर 11 का, हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं? 4 नंबर का प्रश्न है, आपको ध्यान से लिखना है। हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं? इसका उत्तर है 4 नंबर का उत्तर है। इसका उत्तर देखते हैं। इसका है 11 के का, जी है तकनीकी विकास। उसका उत्तर है तकनीकी विकास के साथ साथ ऊर्जा के खपत में बढ़ रही है। तकनीकी विकास के साथ साथ ऊर्जा की खपत भी बढ़ रही है। हमारी बदलती जीवन शैली अपने आराम के लिए अधिक से अधिक मशीनों का उपयोग के कारण भी ऊर्जा की मांग अधिक हो रही है। ऊर्जा की मांग की आपूर्ति परागकण ऊर्जा स्रोतों से नहीं पूरी हो पा रही है, अतः हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। बस आपको इसी प्रकार से समझ में आ गया होगा, आपको इसी लिखना है, आपके 4 नंबर पक्का हो जाएंगे। और आपको अब दूसरा प्रश्न बताता हूं मैं, अथवा में, यह अथवा में अब क्या रहा है, ऐसे 2 तरीके सुझाइए जिनमें जैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, ऐसे 2 तरीके बताना है जो जैव निम्नीकरण पदार्थ को पर्यावरण से प्रभावित करते हैं। तो इसको उत्तर देखते हैं क्या कर रहा है इसका उत्तर। तो इसका उत्तर कह रहा है ये अथवा जैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को निम्न 2 तरीकों से प्रभावित करते हैं। नंबर 1, पौधों तथा जंतुओं के अवशेष के अपघटन से वातावरण दूषित होता है तथा दुर्गंध फैलती है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी होती है। बस निम्नीकरण पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है ये बताना है। फिर नंबर 2, कूड़े कचरे के ढेर पर अनेक प्रकार की मक्खियां, मच्छर आदि पैदा होते हैं जो कई प्रकार के रोगों को के वाहक होते हैं। नंबर 3 मीथेन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, CO2 गैस अपघटन प्रक्रम में निकलते हैं, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। जो मतलब कि जो गाड़ी चढ़ाते हैं उससे जो धुआं निकलता है उससे प्रदूषण बढ़ता है। और बस इसका इतना ही लिखना है और 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो आपका एक दूसरा प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। खा है, कौन सा है? खा। अपने घर को पर्यावरण मित्र बनाने के लिए आप उसमें कौन कौन से परिवर्तन सुझा सकते हैं? मतलब कि अपने घर को पर्यावरण मित्र बनाने के लिए आप उसमें कौन कौन से परिवर्तन सुझा सकते हैं। तो इसको देखते हैं कौन कौन से परिवर्तन सुझा सकते हैं। तो खा क्या है इसमें? अपने घर को पर्यावरण मित्र बनाने के लिए हम 3 प्रकार के प्रयोग करेंगे। हम 3 प्रकार के प्रयोग करेंगे। नंबर 1, कम उपयोग, रेड्यूस, कम उपयोग। इसका अर्थ है कि आपको कम से कम वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, जैसे बिजली के पंखे एवं बल्ब का स्विच बंद कर देना, खराब नल की मरम्मत करना, ताकि जल व्यर्थ ना टपके आदि। अब नंबर 2 क्या है? निम्न प्रकार की चीज करना है घर के लिए। नंबर 2, पुनः चक्रण, रिसाइकिल। इसका अर्थ है कि आपको प्लास्टिक, कागज, कांच, धातु की वस्तुओं को कचरे के साथ नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि पुनः चक्रण के लिए देना चाहिए, मतलब कि बेच देना चाहिए। नंबर 3, पुनः उपयोग, रीयूज। यह पुनः चक्रण से भी अच्छा तरीका है क्योंकि उसमें भी कुछ ऊर्जा व्यय होती है। यह एक तरीका है जिसमें किसी वस्तु का उपयोग बार बार किया जाता है, जैसे लिफाफों को फेंकने की अपेक्षा फिर से उपयोग करना, प्लास्टिक की बोतलों डिब्बों का उपयोग रसोई में करना, खराब बाल्टी से गमला बनाना, बोतलों तथा डिब्बों से कलमदान एवं सजावटी सामान बनाना इत्यादि हो गया। अब उपयुक्त तरीकों के अलावा भी कुछ तरीके निम्न हैं, जैसे कि नंबर 1, सौर ऊर्जा का उपयोग करना, जैसे सौर जल ऊष्मक, सौर कुकर, सौर पैनल इत्यादि। बी, बल्ब के स्थान पर CFL
तथा LED का उपयोग करना चाहिए। वो लाल वाला बल्ब होता है स्प्रिंग वाला, वो ज्यादा करंट खाता है, इसलिए इसको LED बल्ब को जलाना चाहिए। नंबर 3, अपने घर के आसपास जल संग्रह नहीं होने दें तथा कूड़ा कचरा सड़क के किनारे ना फेंकें। इसी प्रकार से हम अपने घर को क्या कर सकते हैं, हम अपने घर को ही पर्यावरण मित्र बना सकते हैं, पर्यावरण को अपना मित्र बना सकते हैं। तो ये हो गया। अब है अथवा। अब क्या कर रहा है अथवा में, वृक्काणु वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। 4 नंबर का है, इसको पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं, आपको समझाता हूं मैं। वृक्काणु की रचना, इसको समझाता हूं। तो वृक्काणु की संरचना ये रही। वृक्काणु ये है वृक्काणु, और इसकी संरचना मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसको समझा देता हूँ मैं। अथवा वृक्काणु के ऊपरी सिरे पर कप के आधार की रचना होती है। ऊपरी सिरे पर कैसी होती है, कप के आधार की रचना होती है, जिसे बोमन संपुट कहते हैं। बोमन संपुट का निचला सिरा नीली नली के आकार का होता है, जो मूत्र संग्राहक नालिका में खुलता है। बोमन संपुट में बहुत पतली भित्ति वाली दुर्धर कोशिकाओं का गुच्छा होता है। प्रारंभिक निस्यंद में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल जाते हैं। जैसे जैसे मूत्र इस नलिका में प्रवाहित होता है, इन पदार्थों का चयनित पुनरावशोषण हो जाता है। अब इसका देख लेते हैं, चित्र देख लेते हैं क्या कह रहा है, कैसा बनाना है चित्र। ये है इसका चित्र, वृक्काणु की संरचना। ये है वृक्काणु की संरचना। इसी प्रकार से आपको बनाना है। एक टहनी सी है, इससे पहले इसको टहनी सी बना लेना है इस प्रकार। तो टहनी सी बनाकर फिर बनाना है ये वाला भाग, इसमें जैसे चाहे ऐसी नस्र बना देना है। और बस आपको इसी प्रकार से ऐसे बनाकर, थोड़ा बहुत गलत भी चलेगा, ऐसे थोड़ा बहुत आपको इस ऐसी लंबी ये कर देना है। और ऐसे मूत्र नली का ये थोड़ा ये सही बना देना है, यहाँ पर ये वाली नस सही बना देना है, और ये वाली वो बीच में ऐसे ऐसे करके, और बस इस प्रकार से ऐसे करके ऐसे 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 ऐसे, और बस ये बन गई। फिर आपको क्या है, इसका भाग दे देना है, यहाँ से दे देना है एक। इसको क्या दे देना है, केश का गुच्छ, जिसे कहते हैं ग्लामेरुलस। पे इस यहीं से लेकर के यहाँ कह देना है बोमन संपुट। पे जो यहाँ से ये वाली नली निकली है, इसको कहती है वृक्क, और वृक्क धमनी की शाखा। और फिर यहाँ से जो इसी जो नली गई है यहाँ पर ये वाली नली, इसको कहते हैं वृक्क स्रा की शाखा। फिर जो ये निकली है यहाँ से, इसको कहती है वृक्क धमनी। और फिर जो यहाँ पे नस दिख रही है वृक्काणु का नलिकाकार भाग। और फिर ये है संग्राहक वाहिनी, ये पूरी यहाँ से आई है ऐसी, इसे कहते हैं संग्राहक वाहिनी। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको घर पर ही चित्र बनाकर देखें, 1-2 बार आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और ये है उसकी परिभाषा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नोटबुक में जरूर लिखते चलें। तो अब इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। अब वृक्काणु का रचना हो गई है। अब प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, 7 नंबर का प्रश्न है, दीर्घ प्रश्न है, आपको 100% कर कराना है, चाहे गलत करे आओ चाहे सही करे आओ। आपको 7 नंबर का प्रश्न बिल्कुल नहीं छोड़ना है। वैसे तो आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, चाहे गलत करो चाहे सही करो, आपका कुछ ना कुछ देगा ही, जांचने वाला को भी कुछ ना कुछ देगा ही नंबर। बस आपको एक बड़ी वाले प्रश्न जरूर करना है सबसे पहले। तो प्रश्न नंबर 12 क्या कर रहा है, प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र को चित्र की सहायता से समझाइए। ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये 2-3 बार लगातार आया है, तो इसको जरूर कर लें, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका देखते हैं उत्तर क्या कर रहा है। तो इसका उत्तर ये रहा, यहाँ से इसका उत्तर है नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र वायुमंडल में नाइट्रोजन का समृद्ध भंडार है। इसमें लगभग 78% नाइट्रोजन होती है, जो आणविक रूप N2 में उपस्थित रहती है। जल भंडारों में भी नाइट्रोजन होती है। यह जैव जीवों द्वारा इसके तत्व के रूप में उपयोग में नहीं लाई जा सकती है। इसका जीवमंडल प्रवेश कुछ विशेष जीवों द्वारा ही संभव हो पाता है। अब इसको काली पेन से लिखना है, वायुमंडल से जीवमंडल में नाइट्रोजन का प्रवेश। फिर मैं आपको चित्र से समझाता हूँ, चित्र में कैसा करना है। पहले इसी को देख लेते हैं।
तो चना मटर मूंगफली आदि फलीदार पौधों की जड़ों में कुछ गांठें होती हैं जिनमें राइजोबियम नामक जीवाणु रहते हैं, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके उसे नाइट्रेट्स में बदल देती है। कुछ नील हरित शैवाल भी वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके उसे नाइट्रेट यौगिक में बदल देते हैं, जिसका उपयोग पौधे कर पाते हैं। कुछ बिना फलीदार पौधे जैसे एनलस तथा ग्रीन की भी वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं तथा उसे नाइट्रेटों में परिवर्तित करते हैं। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का स्थिरीकरण वायुमंडलीय एवं औद्योगिक प्रक्रियाओं द्वारा भी हो सकता है। और ये इसका चित्र है, आपको ये चित्र बनाना है। मैं थोड़ी जूम आउट कर दूं। ये ऐसा चित्र है, आपको ऐसा ही बनाना है। और बस आपको, वैसे तो बिल्कुल सरल है और आपको 2-3 बार बना लोगी तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ऐसा एरो करें, इसमें लिख दें कृत्रिम विधि। फिर यहाँ से ऐसा एरो करें, इसमें लिख दें अपघटक अमोनीकरण जीवाणु। और फिर यहाँ से ऐसा एरो करें तो इसे लिख दें मुक्त अमोनिया। यहाँ से ऐसा एरो करें तो इसे लिख दें कैल्शियम नाइट्रेट इसके ऊपर। इसके डब्बा में लिख दें वायुमंडलीय नाइट्रेट। बस एक चक्र बन गया हमारा। अब यहाँ से ऐसा एरो बना के फिर यहाँ लिख देना है क्या, N2 स्त्रीकारी जीवाणु सहजीवी जीवाणु। और इसको इससे कर देना है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ NO3 लिख के एक डब्बा बना देना है। फिर यहाँ से हो गया। अब बस क्या करना है, एक चित्र यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे लिख देना है क्या, विनाइट्रीकारी जीवाणु। इसके ऊपर एरो कर देना, इसको इससे मिला देना है। और बस फिर इस मुक्त अमोनिया के सामने लिख देना है ना जीवाणु, इसको इसी से मिला देना है। फिर उसी के नीचे लिख देना है NO2, तो इसको ना जीवाणु से मिला देना है। और फिर इतना हो गया। अब आ जाना है यहाँ से यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ लिख देना है कृत्रिम विधि के नीचे अधिकतर पौधे पे उसके नीचे लिख देना है जंतु को इससे मिला देना है। और यहाँ से ये वाला एरो भी यहीं से मिला देना है। बस इतना हो गया। अब इसे लिख दें कुछ पौधे, बीच में यहाँ पर कुछ पौधे, इसको इससे मिला देना है। और फिर यहाँ से निकल के ऐसा थोड़ा यही वाला एरो बना के यहाँ लिख देना है NH4, हेडिंग में प्लस बना दें, घाती में प्लस NH4। बस इसको कोष्टक में कर दें और इसको यहाँ से मिला के इसको कुछ पौधे से मिला दें, एरो कर दें। और फिर यहाँ से एरो करके यहाँ पे यहाँ देख दें नाइट्रीकारक जीवाणु। बस आपका ये चित्र बन जाएगा। बस आपको क्या हेडिंग याद करना है, ये हेडिंग क्या क्या लिखी है इसको याद करना है। और यहाँ लिख देना है नीचे नाइट्रिक चक्र, नाइट्रोजन चक्र। तो ये है नाइट्रोजन का चक्र। तो इतना हो गया। अब थोड़ा और है तो इसको और देख लेते हैं। जीव मंडल में नाइट्रोजन का वापस वायुमंडल में पहुंचना। मृदा में उपस्थित नाइट्रेटों का सूडोमोनास नामक जीवाणु विनाइट्रीकरण प्रक्रिया द्वारा नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वापस वायुमंडल में पहुंच जाती हैं जहां से वह प्रारंभ में आई थी। जीवन मंडल में यह क्रिया बार बार दोहराई जाती है, जिससे वायुमंडल में नाइट्रोजन का अनुपात स्थिर बना रहता है। जीव मंडल में नाइट्रोजन चक्र में निम्नलिखित मुख्य चरण होते हैं, जैसे एरो नीचे से एरो बना के वायुमंडल की नाइट्रोजन, यहाँ से ऐसा एरो बना के नाइट्रोजन स्थिरीकरण, उसके नीचे तथा स्वांगीकरण, नीचे एरो बना दिया। फिर यहाँ से लिख देना विनाइट्रीकरण और यहाँ पे उसी के साइड एरो बना देना है नाइट्रीकरण। पे नाइट्रीकरण करके यहाँ एरो बना दिया, अमोनीकरण फिर एरो बना दिया है। बस इतना आपको लिखना है। आपके 7 नंबर पक्के मैंने आपको समझाया है। आप एक बार और पढ़ लें नोटबुक में लिखकर, तो आपको 100% अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये चित्र है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको 1-2 बार बनाएं अपनी नोटबुक पर, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। रफ पर बनाएं। अब है बिल्कुल आखिरी प्रश्न और मॉडल पेपर पूरा समाप्त। तो आखिरी प्रश्न क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। 7 नंबर का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखते हैं। अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विभिन्नताएं अधिक स्थायी होती हैं, व्याख्या कीजिए। यह लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों के विकास को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। मतलब कि एक नंबर की कौन है, अलैंगिक जनन, और 2 नंबर की इसकी विभिन्नताएं, और 4 नंबर की है इसको व्याख्या करना है। तो 4 नंबर की ये है। तो 7 नंबर का पूरा प्रश्न है।
तो इसको इसमें चित्र मित्र में नहीं बनाना है, केवल आपको व्याख्या करनी है। तो इसको देखते हैं व्याख्या कैसी करनी है। तो इसकी व्याख्या ये रही व्याख्या इसकी। तो इसको देखते हैं इसकी वीडियो, इसको पढ़ते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, अलैंगिक जनन में एक ही होता है, अलैंगिक जनन में जनन एक ही होता है और उसी का डीएनए संतति में जाता है। अतः संतति में विभिन्नता तभी आती है जब डीएनए प्रतिकृति में त्रुटियां हों जो कि न्यून होती हैं। लैंगिक जनन में दो जनक होते हैं जो कि डीएनए का एक सेट संतति को प्रदान करते हैं। इससे संतति में भिन्न भिन्न लक्षणों का समावेश होता है और अलैंगिक जनन से लैंगिक जनन में विविधता अपेक्षाकृत रहती है। लैंगिक जनन से उत्पन्न विभिन्नताएं जीन डीएनए में, जिसको जीन ही कहते हैं, उसे डीएनए भी कहते हैं, में परिवर्तन के कारण होती हैं। अतः ये स्थिर होती हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं। प्राकृतिक चयन के कारण वही विभिन्नताएं प्रगति करती हैं जो कि पर्यावरण के अनुकूल हों। अतः समय काल में मौजूद पीढ़ी अपने पूर्वजों से इतनी भिन्न हो सकती हैं कि वे उनसे लैंगिक जनन न कर पाए और एक अन्य स्पीशीज के रूप में उभर कर आ जाएं तथा जीवों के विकास में सहायक हों। तो ये आपको बस इतना ही करना है आपको, और ये 7 नंबर आपके पक्के हो गए। तो आपको आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर जरूर करते हैं। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप कृपया सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर जरूर करें और कमेंट बताएं वीडियो कैसी लगी। ये 3 पार्ट हैं, इन्हें 3 पार्टों को आपको अच्छे से याद करना है। विज्ञान का 50% प्रश्न यहीं से आएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट में बताएं कैसी वीडियो लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो की तरफ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।